हेलो एवरीवन, टॉपर मैथ बाय डी सर क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ, जो कि हम लोग का द्विघात चैप्टर चल रहा है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि कल के आपके एग्जाम में आने वाला है ना। तो देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट किया था। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। दिया समीकरण 1/x-1 और सेकेंड ब्रैकेट में है x-2 प्लस 1/x-2 और x-3 दिया हुआ है, बराबर में इसके 2/3 दिया है। आगे बोलता है कामा में x नॉट इक्वल 1 2 3, यानी x के वैल्यू 1 2 3 नहीं हो सकते हैं, को हल करके द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। इसको हल करके हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसके मूलों की प्रकृति बताने कि इसके मूल कैसे हैं। सूत्रों का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल कीजिए। जो सिद्धाचार विधि होता है उस सूत्र का प्रयोग करके इसको हल भी करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले द्विघात समीकरण को ज्ञात करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1/x-2 दोनों में दिख रहा है, दोनों पदों में। तो हम 1/x-2 को कॉमन निकाल लेंगे। अब हमारे पास जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा 1/x-1 प्लस 1/x-3 बराबर में 2 हमारे पास क्या है 3। 1/x-2 है, फिर ब्रैकेट में जाइए, x-3 का 1 में गुणा होगा तो x-3 आएगा, प्लस x-1 का 1 में गुणा होगा तो x-1 आएगा। बटे के नीचे दोनों को हम नोट करेंगे, x-1 को भी और x-3 को भी, बराबर में 2 क्या है 3। 1/x-2, उसके बाद ब्रैकेट में हम जाएंगे तो यहाँ देखिए x और x मिलके कितना x बनेगा 2x बनेगा, माइनस 3 और -1 मिलके -4 बनेगा। बटे इन दोनों ब्रैकेट का आप गुणा कराइए। x का हम x में गुणा करेंगे x², फिर x का 3 से गुणा करेंगे 3x, -1 से x में गुणा करेंगे -x और -1 का -3 में करेंगे तो +3 होगा। ठीक है, बराबर में 2 कितना है 3। 1/x-2 है, ब्रैकेट में हम 2 को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बचेगा x-2 बटे नीचे x² -3x और -x मिलके माइनस का 4x प्लस 3 बराबर में 2 कितना दिया है 3। अब देखिए जो ऊपर x-2 ब्रैकेट में है इस नीचे वाले से कट जाएगा। ये 2 से हम इस 2 को काट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2 हटेगा तो इसके नीचे आएगा, या इसे या तो इस 2 को हटाएंगे तो यहाँ नीचे आएगा, तो इस 2 से ये 2 मेरा कट जाएगा। ठीक है, इसको हटाएंगे तो नीचे आएगा, तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा, 3 × 2 बन जाएगा, तो 2 से 2 ये कट जाएगा। बराबर में ऊपर ऊपर वाले अंक को या नीचे नीचे वाले अंक को यदि बीच में बराबर का चिन्ह है तो आप काट सकते हैं। ठीक है ना, तो ऊपर हमारा क्या बच रहा है, केवल 1 बच रहा है, और नीचे हमारा क्या बच रहा है x² -4x प्लस 3 बराबर में 1/3। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका गुणा 1 में करेंगे तो x² -4x प्लस 3 इक्वल 1 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, है ना। अब देखिए ये जो 3 है इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो ये -3 होगा, अर्थात ये 3 से मेरा 3 कट जाएगा, तो x² -4x बराबर 0 इस क्वेश्चन का द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया x² -4x बराबर 0, यही आपका द्विघात समीकरण होगा। अब इसके मूलों की प्रकृति बतानी है तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे चूँकि द्विघात समीकरण x² -4x बराबर 0 में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो जब हम तुलना करेंगे तो a का मान 1 होगा, b का मान -4 होगा और c का मान 0 होगा, क्योंकि x² का गुणांक a दिया है और यहाँ x² का गुणांक 1 छिपा है, तो a का मान हमारा 1 हो जाएगा। x का गुणांक b दिया है, यहाँ x का गुणांक -4 दिया है, तो b का मान -4 होगा। अचर संख्या c है, इधर अचर संख्या आपका कुछ नहीं है तो उसको हम 0 लिखेंगे। ठीक है ना, अब हम लिखेंगे चूँकि b² -4ac
बराबर b का मान हम क्या लिखेंगे, -4 उसका स्क्वायर। हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, इसी से हमको पता चलेगा कि इसके मूलों की प्रकृति कैसी है। तो b स्क्वायर का मान मैंने -4 लिख लिया और उसका स्क्वायर किया, फिर माइनस में 4 मल्टीप्लाई a का मान 1 और c का मान 0। -4 का स्क्वायर क्या होगा, +16 होगा, और 4 का 1 और 0 में गुणा करेंगे 0 होगा, 16 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, 16 आएगा। यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ रहा है, 16, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसा संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमने यही न कहा था कि यहाँ पर देखिए ये बताया था कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ रहा है और वह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उसके मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, परिमेय होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए, या ऐसे लिख लीजिए, हाँ चूंकि हटा करके यहाँ लिख लीजिए, चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, 0 से क्या है, बड़ा है, तथा पूर्ण वर्ग के रूप में है, ये पूर्ण वर्ग के रूप में है ना, 16 मेरा 4 का वर्ग होता है ना, इसलिए मूल वास्तविक और क्या लिखेंगे, परिमेय तथा भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, हमने 12 तक के क्वेश्चन को जो बताया उस वीडियो में ऑलरेडी मूलों की प्रकृति को समझा दिया है। तो इसमें मूल की प्रकृति क्या है, मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। अगला कंडीशन में कहा था कि इसको सूत्र के द्वारा ज्ञात करिए। किसके द्वारा ज्ञात करिए, सूत्र द्वारा इसको ज्ञात करिए। तो देखिए हम लोग सूत्र के प्रयोग से इसको कैसे ज्ञात करेंगे। इसको हटा देते हैं और फिर सूत्र के द्वारा आपको बता देते हैं कैसे ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति आप लोग को पता चल गया, ये आपका आंसर हो गया कि मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, दूसरा चीज जो सूत्र का प्रयोग कहा है, तो सूत्र इसमें हम लगाएंगे x बराबर -b प्लस माइनस कर्णी के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये मेरा सूत्र है। x बराबर -b का मान आप लोग देखिए -4 निकाले हैं, तो यहाँ -4 रखिए, प्लस माइनस कर्णी में फिर b का मान -4 लिख करके उसका स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a का मान 1 और c का मान 0 बटे में 2 गुणे 1। x बराबर माइनस माइनस मिल के +4 होगा, प्लस माइनस रूट में -4 का स्क्वायर 16, -4 1 और 0 का गुणा से 0 बटे में 2। x बराबर 4 प्लस माइनस 16 में से 0 घटेगा तो 16 बचेगा और 16 का वर्गमूल निकलेगा 4 बटे 2। अब यहाँ हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर लिखा जाएगा 4 + 4 बटे 2। यहाँ का प्लस चिन्ह ले लिया गया है, माइनस को छोड़ दिया गया है। अब बताइए 4 4 मिल के 8 बटे 2 काटने पर कितना आएगा, 4 आएगा। फिर लिखेंगे आप माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर आपका होगा 4। अब प्लस चिन्ह को छोड़ के माइनस चिन्ह लिखा जाएगा, -4 बटा 2, 4 में से 4 घटाएंगे 0 बटा 2 = 0। तो इसके जो हल है, x की जो वैल्यू है वो हमने क्या प्राप्त किया, x बराबर 0 प्राप्त किया और 4 प्राप्त किया। ये हमारा क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कहा था x के मान 1 2 3 नहीं आ सकता है, देखिए 1 2 3 नहीं आया है, 0 और 4 आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या क्या सीखा, द्विघात समीकरण बनाने के लिए सीखा, मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करने के लिए सीख लिया, और सूत्र के प्रयोग से हम द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो द्विघात समीकरण है इसमें हम तुलना करके a b c का मान ज्ञात करते हैं, फिर इस सूत्र में रख देते हैं, तो सूत्र की सहायता से हमारा मान ज्ञात हो जाता है x का। ठीक है, जिसे हम मूल भी कहते हैं। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, इसको हटा देते हैं।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए लिखा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 वास्तविक मूल रखते हैं। कैसे मूल रखते हैं? वास्तविक मूल रखते हैं तो के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों अपने वास्तविक मूल को रखते हैं और हमें के का धनात्मक मान ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो हम लिखेंगे, चूंकि समीकरण दिया, पहले समीकरण को नोट करिए। समीकरण क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0, ये समीकरण 1 है, तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0, ये समीकरण 2 है। ठीक है, और ये समीकरण 1 और 2 वास्तविक मूल को रखते हैं। किस मूल को रखते हैं? वास्तविक मूल रखते हैं और हमें के का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 में ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जब हम तुलना करेंगे तो ए का मान 1 होगा, बी का मान के होगा और सी का मान 64 होगा। ए का मान समीकरण 1 में हम तुलना कर रहे हैं तो ए का मान यहाँ 1 छिपा है, बी का मान के दिख रहा है और सी का मान 64। अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि मूल वास्तविक है, चूंकि मूल क्या है? वास्तविक है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जब मूल वास्तविक होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0 होता है, या 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। दो कंडीशन होता था, हम इक्वल में 0 लेके चलेंगे। अब b का मान क्या है? k, उसका स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई a का मान 1 और c का मान 64 बराबर 0। के स्क्वायर माइनस 64 का हम 4 में गुणा कराएंगे, है ना। 4 एकम 4, 4 का 64 में गुणा कर लीजिए। 4 चौका 16, 4 छक्का 24, 1 25, 256 आ रहा है। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 256 उधर जाके प्लस 256 हो जाएगा। वर्गमूल हम लेंगे तो के का मान प्लस माइनस 16 आएगा। ठीक है, दूसरा जो समीकरण है उसको यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे पुनः समीकरण 2 में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर, तो समीकरण 2 में जब हम तुलना करेंगे तो ए का मान 1 आएगा, बी का मान बताइए क्या आएगा? -8 और सी का मान क्या आएगा? के। अब यहाँ फिर लिखेंगे, चूंकि मूल वास्तविक है, चूंकि समीकरण के मूल क्या है? वास्तविक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ये भी होगा 0। बी का मान -8 है, उसका हम स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4 मल्टीप्लाई ए का मान 1 रखेंगे और सी का मान के बराबर का 0। -8 का स्क्वायर प्लस 64 होता है, 4 का 1 और के में गुणा करेंगे तो 4 के होगा बराबर में 0। अब -4 के को मैं उधर लेकर जा रहा हूँ तो उधर जाके +4 के बन जाएगा, बराबर में क्या बच जाएगा? 64। 4 से हम 64 को 16 बार में काटेंगे, के बराबर हमारा क्या होगा? 16। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था कि दोनों में के का धनात्मक मान बताइए, तो चूंकि के का धनात्मक मान लेना है, इसलिए के बराबर 16 हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ भी के का हम धनात्मक मान लेंगे। यहाँ एक ऋणात्मक मान भी आया है, -16 भी आया है, अब +16 भी आया है, लेकिन क्वेश्चन में कहा था कि के का धनात्मक मान होगा, बताइए क्या होगा? तो के का धनात्मक मान यहाँ भी 16 होगा और यहाँ भी 16 होगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में के का धनात्मक मान क्या हो जा रहा है? 16 हो जा रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसको हटा देते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो हमें दो गो क्रमागत क्रम से विषम धन पूर्णांक मान लेकर चलना है। तो देखिए जरा सा, अगर हम विषम संख्या की बात करें तो 1 के बाद हमारा 3 आता है, उसके बाद 5 आता है और उसके बाद हमारा क्या आता है, 7 आता है। इस तरह से हमारे विषम संख्याएं चलती हैं। तो पहली संख्या के बाद अगर हमें दूसरी संख्या जानना है विषम, तो उसमें हम 2 को जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे तभी 3 आएगा, फिर 3 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। यानी 2 जोड़ने पर ही हमको विषम संख्या मिलती है। लेकिन अगर हमें पहली विषम संख्या पता है तब, तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक x कामा, अब x में हम 2 को जोड़ेंगे, x + 2 है। समझिएगा, हमने कहा ना पहला अगर विषम धन पूर्णांक पता है तो उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो हमने पहला कोई x माना तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो x प्लस क्या बन जाएगा, 2। इसको कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि मान लीजिए पहला विषम धन पूर्णांक हमारा x + 1 है, तो दूसरा हमारा विषम धन पूर्णांक x + 3 निकलता है, क्योंकि इस 1 में हम जब 2 जोड़ते हैं तो ये 3 बन जाता है। तो आप ऐसे भी मान के लगा सकते हैं, इस तरह के भी अंकों को हम मान सकते हैं और ऐसे भी मान सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो हम इस पर थोड़ा सा बड़ा होगा प्रोसेस और इस पर थोड़ा छोटा होगा, इसलिए हमने मान लिया कि दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक पहला x है तो दूसरा मेरा x + 2 बनेगा। ठीक है, प्रश्नानुसार चूंकि इनके वर्गों का योगफल कितना दिया, इनके वर्गों का योगफल 290 है। चूंकि इनके वर्गों का योगफल कितना है, 290 है, इसलिए हम इनका वर्ग करेंगे और वर्ग करके योगफल करेंगे। तो x का वर्ग x² होगा और यहाँ x + 2 का होल स्क्वायर बराबर में 290। देखिए पहला संख्या का वर्ग हुआ और जो दूसरा मैंने माना था उसका भी वर्ग हुआ, इनका यहाँ योगफल किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए x² + a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो x² + 2 का स्क्वायर 4 होगा और प्लस 2ab करेंगे तो 4x होगा, बराबर में 290 है। उसे बराबर किधर उठा लाइए तो -290 हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया, 0। 290 बराबर किधर आ गया, x मिल के 2x² हो गया, प्लस में देखिए 4x है, 4 में से 290 को घटाएंगे तो 286 आएगा, बराबर में 0। हम 2 से भाग कर दें इसमें तो x² + 2x - 2 1 कम 2 2 चौक 8 2 3 6 143 हो जा रहा है। अब हमें करना क्या है, इनका फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। तो 143 को हम ऐसे 2 भागों में बांटेंगे जिनका गुणा करने पे 143 आवे और घटाना करने पे 2 आवे। तो यहाँ पे देखिए 143 के 2 भाग जो हमारे बनेंगे वो 13 × 11 बनेंगे। 13 में 11 का गुणा करेंगे तो 143 होगा और 13 में से 11 को घटा दिया जाए तो 2 आ जाएगा। तो इसे 2 के जगह पर हम 13 - 11 लिखेंगे। x² + 13 - 11x - 143 = 0। x² + x का गुणा कराइए तो ये 13x होगा -11x - 143 = 0। ठीक है, इन दोनों में x कामन निकालिए तो x + 13 बचेगा, माइनस इन दोनों में 11 को कामन निकालेंगे, माइनस चिन्ह कामन लेने से चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 11 में कामन निकालूंगा तो 13 बच जाएगा = 0। कैसे 13 बच जाएगा, मैं बताया ना, 143 में 11 और 13 दो संख्याएं होती हैं, 11 कामन निकला तो 13 बच गया। अब x + 13 मेरा साथ में होगा और x - 11 साथ में होगा, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर चूंकि x + 13 बराबर क्या है, 0 है। अब इस 13 को उधर ले जाएं तो x की वैल्यू क्या होगी, -13, जो कि ऋणात्मक है, जो कि क्या है, ऋणात्मक है। तो ये हमारा मान्य नहीं होगा क्योंकि ये ऋणात्मक है और हमें विषम धन पूर्णांक यानी धनात्मक लेना है, तो ये हमारा -13 इसका आंसर नहीं होगा। x + 13 हमने ले लिया, अब x - 11 लीजिए, इसी प्रकार यहाँ लिख लीजिए, इसी प्रकार x - 11 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 11। अतः दो क्रमागत
विषम धन पूर्णांक क्या है, 11, 13 है। ये आपका आंसर होगा। देखिए पहला संख्या x का मान 11 निकला और दूसरा हम जानना चाहते हैं तो x के मान में हम 2 जोड़ेंगे तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। ये लग रहा है इंक भी ख़त्म हो गया इसमें। इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन में दो संख्याओं का योग क्या दे रहा है, 2। दो संख्याओं का अंतर 2 दे रहा है, यानी पहली संख्या में से अगर हम दूसरी संख्या को घटाते हैं तो 2 आ रहा है। अगर हम पहली संख्या को x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या हमारी क्या बनेगी। ठीक, हमने पहली संख्या को x मान लिया तो दूसरी संख्या क्या बनेगी। इस दूसरी संख्या माइनस चिन्ह में है, इसको बराबर को उधर लेके चले जाइए तो x बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस दूसरी संख्या, क्योंकि ये माइनस में है उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसे 2 को मैं बराबर किधर भेज दूँ तो ये बनेगा x माइनस 2 बराबर दूसरी संख्या। यानी पहली संख्या यदि हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या हमारा x माइनस 2 निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x है। प्रश्नानुसार में चूंकि दो संख्याओं का अंतर, चूंकि दो संख्याओं का अंतर 2 है, ये हमने लिख लिया, इसलिए दूसरी संख्या हमारा क्या निकलेगा, x माइनस 2 निकलेगा, है ना। पहली संख्या तो x है और दूसरी संख्या क्या है, x माइनस 2 है। अब क्वेश्चन में कहता है उनके वर्गों का योग 34 है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि इनके वर्गों का योग 34 है, इसलिए पहली संख्या x है, इसका वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर होगा। दूसरी संख्या x माइनस 2 है, इसका भी वर्ग करेंगे और वर्ग करके दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 34। अब यहाँ से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 में हल किया था, इनका भी वर्ग किया था, इनका भी वर्ग किया था, फिर द्विघात समीकरण बनाया था, फैक्टर किया था, वैसे ही सब कुछ चलेगा। चलिए कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, 34 को इधर लाएंगे तो माइनस का 34 बराबर में हो गया 0। x मिल के 2x स्क्वायर बनेगा माइनस के 4x, और 4 में से 34 को घटा देंगे तो माइनस का 30 बराबर 0। 2 से भाग कर लीजिएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। अब 15 को हमें 2 भागों में बांटना है, तो देखिए 15 के 2 भाग हमारे बनेंगे 5 गुणे 3, और 5 में से 3 घटाएंगे तो ये 2 हमारा आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 कैसे आ रहा है, 5 में से 3 को घटाने पर, x माइनस 15 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस x का 5 में गुणा होगा 5x, माइनस माइनस मिल के यहाँ प्लस हो जाएगा, x का 3 में गुणा होगा तो 3x माइनस 15 इक्वल 0। इन दोनों में हम x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 5 बचेगा, और इन दोनों में हम 3 को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 5 बचेगा। क्योंकि 15 के पास 3 और 5 है, मैंने 3 को कॉमन ले लिया तो 5 बच गया, है ना। 15 के पास 3 और 5 है, मैंने 3 कॉमन निकाला तो 5 बच गया। अब x माइनस 5 मेरे साथ में होंगे और x प्लस 3 जो है ना ये एक साथ में होगा, इक्वल में क्या होगा 0। अब हम लिखेंगे चूंकि x माइनस 5 बराबर 0 है,
इसलिए x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, +5। -5 उधर जाके +5 होगा ना। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार x +3 दिया है, इसके बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, -3। ये हमारा अमान्य होगा क्योंकि ये माइनस में है, अमान्य है। ठीक है, तो हमारा जो संख्या है वो क्या है, 5 है, पहली संख्या। अब हमको क्वेश्चन में क्या कहा था, संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए अतः पहली संख्या बराबर 5 तथा दूसरी संख्या हमारा क्या है, x - 2 है। तो x का मान हमने 5 निकाला, तो 5 में से हम 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का 5, 3। ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। अब 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो देता है, कहता है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो मोटर बोट हमारा जल में चलाया जाता है उसकी बात हो रही है, तो स्थिर जल में उसकी चाल बता रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में धारा की चाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम धारा की चाल मान लेते हैं x। इस टाइप के क्वेश्चन हमने आप लोग को बताया है, वीडियो आप लोग देख लीजिए जिसमें लिखे होंगे गणित का गर्दा मचा दो। ठीक है, गणित का गर्दा मचा दो, उसमें मैंने ऑलरेडी लिखा है, जो थंबनेल है उसमें वीडियो देख लीजिएगा, ऑलरेडी ऐसा हमने क्वेश्चन उसमें बताया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, धारा की चाल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा जो चल रही उसकी चाल हमने मान लिया प्रश्नानुसार। चूंकि स्थिर जल में मोटर बोट की चाल, स्थिर जल में मोटर बोट की चाल क्या दिया है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में कहता है 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो हम सबसे पहले धारा के प्रतिकूल इसकी चाल निकालेंगे और धारा के अनुकूल भी इसका चाल निकालेंगे। ठीक है, मोटर बोट का। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल कितना होगा, 24 - x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने बताया था प्रतिकूल में क्या होती है, मोटर बोट के चाल में से धारा की चाल घट जाती है। प्रतिकूल माने होता है धारा के विपरीत, धारा जिधर जा रही है उसके विपरीत मोटर बोट आ रहा है, तो उस समय उसकी चाल घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि इसके चाल में से धारा की चाल घट जाती है। अनुकूल क्या होता है, जिधर धारा जा रही है उधर ये मोटर बोट भी जा रही है, उस समय मोटर बोट की चाल बढ़ जाती है, क्योंकि धारा और मोटर बोट दोनों की चाल जुड़ जाती है। यहाँ पर लिखेंगे तथा धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल
धारा के अनुकूल मोटरबोट की चाल क्या हो जाएगी 24 + x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये हमारा मोटरबोट की चाल है, ये धारा की चाल, दोनों को हमने क्या किया है, जोड़ लिया है। अब तो हम अनुकूल और प्रतिकूल ऑलरेडी जान चुके हैं। अब हमको कितना दूरी जाना है, 32 किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मोटर बोट द्वारा जाने में लगा समय, जाने में लगा समय 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल हम जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं, मोटरबोट के द्वारा जा रहे हैं। तो उस समय कितना समय लग रहा है, तो समय बराबर सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, दूरी बटे चाल होती है। दूरी हम 32 किलोमीटर जा रहे हैं और हमको चाल चाहिए, तो चाल कैसा चाहिए, प्रतिकूल वाला। तो प्रतिकूल वाला चाल हमने देखिए कितना निकाला है, 24 - x। तो यहाँ पर 24 माइनस क्या हो जाएगा, x। इतना घंटा आपको लगेगा। 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जब हम जाएंगे मोटरबोट द्वारा तो कितना समय लगेगा, 32 बटे 24 - x, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। दूरी हम 32 जा रहे हैं और चाल हम कैसा लेंगे, प्रतिकूल वाला, कि मोटरबोट हमारा प्रतिकूल जब जा रही है धारा के तो उसकी चाल क्या है, तो हमने यहाँ ऊपर लिख दिया है 24 - x, वही हमने चाल को लिख लिया। तथा इस चुकी को हटा दीजिए, तथा लिखिए 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल मोटरबोट द्वारा जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। अब इस कंडीशन में भी समय बराबर दूरी बटे चाल होगा, तो दूरी तो हम 32 से जा रहे हैं, है ना। दूरी समय बराबर दूरी बटे क्या होगा, चाल। तो दूरी हम 32 जा रहे हैं, लेकिन चाल हमारा अनुकूल का कितना दिया है, 24 + x दिया है। तो हम 24 प्लस क्या लिखेंगे, x घंटा। अब देखिए ध्यान से, दोनों समय हमने निकाल लिया है। क्वेश्चन में कहा है 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है। जब हम प्रतिकूल जा रहे हैं तो 1 घंटा अधिक लग रहा है, अनुकूल जा रहे हैं तो 1 घंटा कम लग रहा है, क्योंकि दूरी तो दोनों में 32 है। तो जब हम प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं तो हमें 1 घंटा अधिक लग रहा है, और जब धारा के अनुकूल जा रहे हैं तो 1 घंटा कम लग रहा है। तो ये दोनों समय को बराबर करने के लिए, ये 1 घंटा अधिक लगा रहा है, ये 1 घंटा कम लगा रहा है, तो इसमें हम या तो 1 घंटा जोड़ लें या इसमें से 1 घंटा घटा दें। तो यहाँ लिख दें चूँकि प्रतिकूल, चूँकि यहाँ लिख लीजिए, चूँकि धारा के प्रतिकूल जाने में अनुकूल के अपेक्षा 1 घंटा समय अधिक लगता है, अधिक लगता है ना। चूंकि धारा के प्रतिकूल जाने में अनुकूल के अपेक्षा 1 घंटा समय अधिक लगता है, इसलिए 32 बटे 24 - x ये प्रतिकूल है और 32 बटे 24 + x ये अनुकूल समय है। तो ये 1 घंटा अधिक लगा, 1 घंटा ये कम लगा है, तो इसमें हम 1 घंटा को जोड़ लेते हैं। अब ये आपका पूरा समीकरण बन गया है। अब इसको सॉल्व करके आप लोग x का मान निकालेंगे, वही धारा की चाल होगी। तो चलिए इसको हम बराबर किधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 32 बटे, पहले इसको लिख लीजिए 24 - x, और ये बराबर किधर आएगा तो माइनस होगा 32 बटे 24 + x बराबर में 1 बचेगा। इन दोनों में 32 को हम कॉमन निकालेंगे। जब 32 हमारा कॉमन निकलेगा, 1 बटे 24 - x बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1 बटे 24 - x माइनस, यहाँ भी 1 बटे 24 + x बचेगा, 1 बटे 24 + x बराबर में क्या है 1। 32 ब्रैकेट में जाइए, 24 + x का 1 में गुणा करा दीजिए तो 24 + x होगा, माइनस 24 - x का इस 1 में गुणा कराएंगे तो माइनस का 24 + x हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो प्लस x हो जाएगा। ठीक है,
बटे के नीचे दोनों का गुणा कराएंगे, 24 माइनस एक्स 24 प्लस एक्स, ये दोनों का गुणा होगा, बराबर में क्या रहेगा 1। आगे देखिएगा, ये 24 से 24 हमारा कट जाएगा तो बचेगा क्या 32 गुणे एक्स, एक्स मिल के कितना हो जाएगा 2x बटे आप ऐसे भी लगा सकते हैं, पूरा के पूरा ये 32 का गुणा ऊपर ही होगा तो हम 32 गुणे 2x लिख दिए। 24 माइनस एक्स 24 प्लस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, बराबर में हमारे पास क्या है 1। 32 दूना कितना होगा 64x होगा कि नहीं होगा 64x बटे 24 का हमें वर्ग लिखना है तो 24 चौका 96 और 24 दूनी 48 5 57, हाँ 48 और 9 57 होता है। ठीक है, 24 चौका 96 9 हासिल बच रहा है, 24 दूनी 48 9 57, यानी 24 का स्क्वायर हमारा 576 होगा, माइनस में क्या है एक्स स्क्वायर, बराबर में क्या है 1। 32 का 2 में गुणा किए 64x हो गया, 24 का वर्ग 576, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये नीचे वाली संख्या का 1 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 64x बराबर 576 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसका गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा। अब इन दोनों को बराबर किधर लाइए तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और ये प्लस में 64x दिया ही है, 576 इधर आएगा तो माइनस का 576 होगा, बराबर में इधर मेरे पास 0 बचेगा क्योंकि ये दोनों पदों को हम बराबर की इधर ला चुके हैं। अब 576 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 576 आवे और घटाना करने पे 64 आवे। तो हम कैसे करेंगे, इधर वाले को पहले मिटा लेते हैं। ठीक, इसको हम मिटा लेते हैं। अब हमें फैक्टर करके x का मान निकालना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए, हमें 576 को दो भागों में बांटना है, तो पहले इसका फैक्टर कर लीजिए। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 कम 2 है ना, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4। देखिए 2 दूनी 4 दूनी कितना हो रहा है 8 हो रहा है, और यहाँ पर एक संख्या क्या बचा है 72। 72 और 8 का अगर हम गुणा करेंगे तो 576 आएगा। अब 72 में से हम 8 को घटा देते हैं तो हमारे पास 64 आएगा। 72 में से 8 को घटा दें, 12 में से 8 जाएगा 4, 64 आएगा। तो हम इस 64 के जगह पर क्या लिखेंगे 72 माइनस 8। यहाँ पे फैक्टर आपको दिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 64 कैसे आएगा, 72 में से हम 8 को घटाएंगे, फिर एक्स माइनस 576 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 72 में गुणा होगा तो 72x होगा, एक्स का 8 में गुणा करेंगे 8x माइनस के 576 बराबर 0। इन दोनों में हम x कामन निकालेंगे तो x प्लस 72 बचेगा, माइनस इन दोनों में 8 को कामन निकालेंगे तो x प्लस 72 बचेगा। क्योंकि हमने 576 को बोला 72 गुणे 8 आप लिख सकते हो, 8 को कामन निकाल दिया तो 72 बचा। x प्लस 72 साथ में हो जाएगा, x माइनस 8 मेरा साथ में होगा, बराबर 0। चूंकि x प्लस 72 बराबर में 0 है, इसलिए x की वैल्यू आएगी माइनस का 72। ये अमान्य है क्योंकि धारा की चाल माइनस में हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और ये माइनस में आ रहा है इसलिए अमान्य हो गया। इसी प्रकार अगला ब्रैकेट को हम लेंगे, x माइनस 8 देखिए यहाँ है और बराबर में इसके भी क्या है 0, तो x बराबर क्या आ गया 8। ये हमारा माइनस में नहीं है प्लस में है, धनात्मक वैल्यू है, तो यही हमारा आंसर होगा। अतः धारा की चाल, तो भाई धारा की चाल हमने x माना था तो x का मान आ गया 8, तो धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हमने आज 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 को नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे, और अगर जो आप लोग को हम दिन में टोटल नहीं क्वेश्चन बता पाते हैं तो रात के 6 बजे से लाइव हम टोटल क्वेश्चन को पढ़ा करके बता देंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों नमस्कार।